प्रोजेक्ट भवन मार्केटिंग बोर्ड के साथ कृषि मंत्री की बैठक। लॉकडाउन में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। झारखंड में 248 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। हजारीबाग में मिले 6 संक्रमित मरीज। राज्य में फिलहाल 118 एक्टिव केस। लॉकडाउन के बाद राज्य में पहली बार खुली शराब की दुकानें। 22% के अधिक मूल्य पर हो रही बिक्री। होम डिलीवरी की मिल रही सुविधा। विभिन्न राज्यों से श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी। ट्रेन जांच के बाद क्वारंटाइन में भेजे गए। बाघमारा विधायक जिले महतो को कोर्ट से मिली जमानत। कोयला कारोबारी पर जानलेवा मामले में कोर्ट से मिली जमानत। चतरा जिले में मनरेगा के तहत बनी 40 सड़कें मिली गायब। तत्कालीन डीडीसी को शो कॉज पर योजना पदाधिकारी समेत सभी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने का निर्देश। गेल के जिम्मे राजधानी रांची। पूरी रांची को सैनिटाइज करने में लगे गेल कर्मी। खादगड़ा बस स्टैंड परिसर को किया गया सैनिटाइज। शाम तक बंगाल तट से टकराएगा अम्फान। कोल्हान में अलर्ट। राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं करिश्मा। बात करेंगे प्रोजेक्ट भवन रांची में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मार्केटिंग बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग को बढ़ावा देने संबंधित कई विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें मंत्री सहित सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके फोन लाइन पर। राजेश, किन वजह को लेकर यह बैठक की गई है? इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष सामने निकल कर आ रहा है? आपको बता दें कि सचिवालय में कृषि मंत्री सहित मार्केटिंग बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारी इस बैठक में शामिल हुए हैं और जहां तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो घोषणा हुई है पशुपालन और किसानों पे ज्यादा ध्यान देने के लिए, उसके मद्देनजर आज यह बैठक बुलाई गई और इस पे विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से राज्य में जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको रोजगार दिया जाए और उनको किस तरह से सुविधा मिले ताकि वो आसानी से अपने जो राज्य में आए हैं वो आसानी से काम कर सके और कृषि को बढ़ावा दे सके। बिल्कुल, चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट भवन रांची में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मार्केटिंग को लेकर यह बैठक बुलाई थी। तो मार्केटिंग बोर्ड के एक साथ कृषि मंत्री के साथ बैठक हुई थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में कृषि, पशुपालन को बढ़ावा देने पर इस बैठक में चर्चा की गई थी। तो रांची में प्रोजेक्ट भवन में मंत्री बादल पत्रलेख की मीटिंग की गई थी। मनरेगा के तहत फाइलों में बने सड़क का पैसा अधिकारी डकार गए। फाइलों में बनी सड़क धरातल पर कभी उतरी नहीं। खबर चतरा से है। आपको बता दें कि चतरा जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे मनरेगा और अन्य विकास योजनाओं में लूट खसोट काफी पुरानी बातें हो गई हैं। खासकर प्रतापपुर प्रखंड में लूट खसोट की परंपरा में सबसे आगे चल रहा है। प्रतापपुर प्रखंड में मनरेगा योजना के 40 सड़क गायब व अन्य मामले में राज्य द्वारा गठित टीम की जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संलिप्त सरकारी पदाधिकारियों, मुखिया और मनरेगा कर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रामीण विकास विभाग रांची के द्वारा चतरा डीसी जितेंद्र कुमार सिंह को भेजे गए विभागीय पत्र में प्रतापपुर प्रखंड के विभिन्न प्रखंडों में व्याप्त अनियमितता पर परियोजना पदाधिकारी फणेंद्र गुप्ता समेत सभी संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। जिसमें जो जांच प्रतिवेदन के आधार पर जो विभाग का निर्णय है, विभाग का सरकार का निर्णय है, वो निर्णय मुझे कल प्राप्त हुआ है यहाँ पे। और उस निर्णय की मुख्य जो बिंदु है, उस मुख्य बिंदु में बताऊँ कि उस निर्णय में मुझे डायरेक्ट किया गया है, उपायुक्त चतरा को डायरेक्ट किया गया विभाग ने, कि इसमें जितने भी योजनाओं में ऐसे थे
उनको 12% ब्याज सहित राशि की वसूली संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड नाजिर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से की जाए। अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ चुके फोन लाइन पर। अजीत, किन मामलों में लेकर ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या पूरी जानकारी? पूरा जो मामला है मनरेगा योजना से जुड़ा हुआ है, जहाँ की जो चतरा जिला का जो प्रतापपुर प्रखंड है, वहाँ पर मनरेगा योजना से 40 सड़कें बनाई गई थी, जो कि धरातल पर जांच के क्रम में पाई नहीं गई। और इस मामले में जो के सांसद हैं सुनील सिंह, उन्होंने जिला कमेटी की बैठक में इस मामले को उठाया था कि मनरेगा योजना में काफी अनियमितता बरती जा रही है, यहाँ तक कि बिना कार्य कराए पैसे की निकासी कर ली जा रही है। तो सांसद के इस बात पर संज्ञान लेते हुए जो राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने संज्ञान लिया था और अपने स्तर से इस पूरे मामले का जांच करवाया था। जांच में पूरा मामला जब सही पाया गया तो कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो तत्कालीन डीसी हैं किसान कमर, जो कि अभी वर्तमान में लातेहार जिले के उपायुक्त हैं, डीसी हैं, वो उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण किया गया है। और इसमें जो वीडियो हैं, जो तत्कालीन वीडियो है, पूर्व वीडियो हैं, उनके खिलाफ पत्रकार भरकर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा कई संविदा कर्मी हैं जो कि जो परियोजना पदाधिकारी है, उनके खिलाफ भी चयन मुक्त करने का उन्हें निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 9-10 ऐसे पदाधिकारी हैं, मनरेगा कर्मी हैं, जिनको भी चयन मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। अजीत, इस पूरे मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है? अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया है। हालांकि डीसी जो चतरा के डीसी हैं जितेंद्र सिंह, कल पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि जो राज्य सरकार से उन्हें चिट्ठी प्राप्त हुई है उसके आलोक में अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के दौरान 1-2 दिन के अंदर संबंधित लोगों पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई के साथ साथ स्थानीय थाना में, प्रतापपुर थाना में मामला दर्ज कराया जाएगा पूरे दमन के मामले को लेकर। जी बिल्कुल अजीत, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से घोटाला मामले में एफआईआर भी दर्ज हुआ है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में ये खतरनाक रूप ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये तूफान आज शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर झारखंड में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से 20 और 21 मई को राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा से सटे प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा एवं सिमडेगा जिले में तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान को लेकर कोल्हान में विशेष सावधानी बरती जा रही है। मौसम विज्ञान के अनुसार अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। तो आपको बता दें कि चक्रवात अम्फान का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। साहिबगंज में तेज हवाएं चल रही है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबूंदी भी शुरू हो गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को गंगा के तटीय इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं मछुआरों को भी नदी में मछली मारने से फिलहाल मना कर दिया है। इसके साथ साथ जिला के तमाम प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को इस तूफान को लेकर अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी गई है। तूफान अम्फान साइक्लोन का प्रभाव होने की संभावना है। तो साहिबगंज में अम्फान का असर दिख रहा है। आपको बता दें कि जैसा कि सभी लोगों को पता है कि जो अम्फन चक्रवात है वो उसने सुपर साइक्लोन का रूप धारा है और वैसे तो झारखंड के साहिबगंज जिले में इसका कोई बहुत मेजर इफेक्ट नहीं होना है। फिर भी हम लोग एहतियातन के तौर पे हम लोगों ने जिला वासियों को अलर्ट जारी किया है ताकि सभी लोग जो है वो अलर्ट रहें। लोगों से अपील की गई है, माइकिंग करवाया गया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, किसी पेड़ वगैरह के नीचे ना खड़े हों, वैसे किसी स्ट्रक्चर के नीचे ना खड़े हों जिसको गिरने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने सभी अंचल अधिकारी, वीडियोस, थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि चक्रवाती तूफान के जो अलर्ट जारी किया गया है उसका असर साहिबगंज में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसके लिए
जो अलर्ट जारी किया है प्रखंड स्तर पर और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को अलर्ट मोड पर 24 घंटा रहने को कहा गया है। अभी हम गंगा के तट पर खड़े हैं। यहाँ पर एक गंगा का किनारा है और जिला प्रशासन ने मछुआरों से अपील की है कि वो इन समयों में जो निर्देश जारी किए गए हैं वो तत्काल मछली मारने के लिए न जाएं। वही जो झुग्गी झोपड़ी में कच्चे मकानों में रहने वाले लोग हैं उनको भी निर्देश किया गया है कि वह भी इनसे बचें, सतर्कता रहें। हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो वृक्ष है वो तेज हवा के साथ चल रही है, तेज हवाएँ चल रही हैं और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है और जिला प्रशासन तैयार है कि जनता को उसके लिए तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अरविंद ठाकुर, कशिश न्यूज, साहेबगंज। मौसम विज्ञान के अनुसार अम्फान सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हो चुका है। इस साइक्लोन का असर झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तरी पूर्वी भाग के जिलों में पड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में साइक्लोन के प्रभाव के कारण वर्षा होगी। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भाग के जिले जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा के साथ उत्तरी पूर्वी झारखंड के जिले जैसे गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका जिले में इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बता दें कि यह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। झारखंड के बाकी जिलों में इसके असर ये से आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री कम रहेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड के लिए अम्फान तूफान की कोई चेतावनी नहीं रहेगी। झारखंड का जो इम्पैक्ट है झारखंड के ऊपर, जब लैंडफॉल होगा आज इवनिंग में, तो उसका जो जमशेदपुर से डिस्टेंस रहेगा करीब 240 किलोमीटर और रांची से 350 किलोमीटर लैंडफॉल के पॉइंट से डिस्टेंस रहेगा। तो वेदर जो है विशेष करके जो हमारा जो साउथ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है और उसके साथ जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, इसी साइड में मॉडरेट रेनफॉल, उसके साथ साथ जो विंड स्पीड है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टी 50 किलोमीटर भी जा सकता है प्रति घंटा में। और बाकी जो जिला है झारखंड में जैसे रांची भी है, इसका विंड स्पीड भी 20 to 30 किलोमीटर पर आवर और गस्टी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आपको बता दें कि मिथिलेश कुमार ठाकुर के चाईबासा दौरे के क्रम में प्रमंडलीय प्रशिक्षण में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पर उपायुक्त अरवा राजकमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति को साफ कर दिया है कि उपायुक्त ने सिविल सर्जन के बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि मंत्री को सेल्फ क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया है। कोरोना मरीज के फ्लोर में ना तो वो गए हैं और ना ही उसके संपर्क में आए हैं। साथ ही कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले उनका निरीक्षण किया गया था। जहां तक सिविल सर्जन का बयान है तो वे खुद मंत्री के साथ क्वारंटाइन सेंटर में निरीक्षण के दौरान मौजूद थी। मंत्री के पहले डीसी, एसपी और कई अधिकारी भी उस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया था और डीसी ने कहा कि क्वारंटाइन की जरूरत उन्हें होती है जो कोरोना मरीज के संपर्क में आते हैं। के अनुसार वो ना हाई रिस्क में है ना लो रिस्क में है। उनका एक विजिट हुआ था, लेकिन वो जिस फ्लोर में गए हैं उस फ्लोर में रहने वाले मरीज को कोई संक्रमण नहीं हुआ कि दूसरे फ्लोर में रहने वाले थे, इसीलिए उनको कोई क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी क्योंकि अंडर जांच जब चल रहा था तो कुछ इस तरह का जरूर कुछ न्यूज़ आता है कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ आता है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि क्वारंटाइन सिर्फ 128 व्यक्ति को हम लोग किए हैं और वो हाई रिस्क को, लो रिस्क को सभी को हम सरकारी क्वारंटाइन किए हैं। इसमें माननीय मंत्री जी का नाम उसमें नहीं है। वो फिलहाल रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसार रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 248 हो गई है। मंगलवार को राज्य में 17 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। ये मामले कोडरमा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, सरायकेला, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा और जमशेदपुर से आए थे। राज्य के 20 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। हजारीबाग में अब तक 32 कोरोना के केस मिले हैं, उनमें से 3 ठीक हुए हैं, जबकि 29 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं गढ़वा में कोरोना के 29 मामले सामने आए, उनमें से 3 संक्रमित मुक्त हो चुके हैं।
अब 26 केस एक्टिव है। गुमला और चाईबासा में सोमवार को कोरोना का पहला केस सामने आया। इसके साथ ही 18 मई को कुल 9 मामले सामने आए थे। राज्य में अब तक 127 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण को लेकर होम्योपैथी मेडिसिन और सैनिक एल्बम 30 का लोगों के बीच निःशुल्क वितरण के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की आर्सेनिक एल्बम 30 केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। साथ ही राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा भी यह मेडिसिन अनुशंसित है, जिसे कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। इसको लेकर विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। इसमें गेल इंडिया लिमिटेड सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में खादगड़ा बस पड़ाव परिसर में सैनिटाइजेशन किया गया है। बस स्टैंड कैंपस में टिकट काउंटर, दुकान, पार्किंग एरिया को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल ने सैनिटाइज किया है। सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइफ्लोक्लोराइड का उपयोग किया जा रहा। गेल इंडिया लिमिटेड की रांची फायर एंड सेफ्टी टीम प्रतिदिन अलग अलग इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके फोन लाइन पे। संदीप, कोविड-19 को लेकर संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन किस तरह से इस पूरे रोकथाम के लिए लगी हुई है? यदि प्रशासन की बात करें तो जहाँ पे भी जो अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे रांची का या खादगड़ा जो बस स्टैंड है, वहाँ पे दूसरे स्टेट से जो बसें आ रही हैं, फिर यहाँ से वे विभिन्न जिलों के लिए प्रस्थान कर रही है। वहीं कई ऐसे बसें हैं जो झारखंड से भी कई अन्य प्रदेशों में जा रही हैं। तो ऐसे में आज जो खादगड़ा बस स्टैंड है उसे भी सैनिटाइज किया गया है। और गेल एक संस्था है जो इस पूरे कोरोना काल में कर सकते हैं लगातार 1.5 महीना से पूरे जो रांची शहर है उसमें सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। और हर एक दिन कर सकते हैं इनकी जो टीम है विभिन्न क्षेत्रों में जाके सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। और आज भी सुबह में एक खादगड़ा बस स्टैंड में जितनी भी दुकानें हैं या फिर बस स्टैंड का जो पूरा परिसर है उसको सैनिटाइज किया गया, क्योंकि जो बाहर से बसें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का खतरा ना हो। और यही वजह है कि आज जो बस स्टैंड है उसे भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है, ताकि किसी तरह का जो संक्रमण हो वह उसे खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पूरे इलाकों को सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बस स्टैंड परिसर के पार्किंग और दुकानों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। झारखंड में आज से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। लॉकडाउन 4 के बीच शराब 20 से 22% के अधिक मूल्य पर बिक्री हो रही है। रांची के सभी शराब दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराते हुए शराब की बिक्री कर रहे हैं। रांची में शराब की दुकान में भीड़ नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री होगी। आपको बताते चले कि आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1600 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इससे बार 300 करोड़ का मुनाफा होने की उम्मीद है। राज्य के 9 जिलों में रिटेल लिकर शॉप से शराब खरीदी जा सकती है। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य के 15 जिलों में लोग दुकानों में जाकर या फिर टोकन सिस्टम से भी शराब ले सकते हैं। 2 महीने से बंद पड़े शराब की दुकान खुल गई है। शराब की कीमत में 20 से 25% तक का इजाफा के बाद लोग शराब की दुकान पर लाइन में लगे हुए मिले हैं। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी श्रवण सोनी ने। 2 महीने के बाद झारखंड में शराब की दुकान खुली है। लॉकडाउन के कारण 2 महीने से यानी 22 मार्च से ही शराब की दुकान जो है वो बंद थी। और इस वक्त हम डाल्टनगंज में हैं और ये छमुहान का इलाका है और सबसे व्यस्ततम इलाका। और देखिए शराब की दुकान जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी और भीड़ जो है वो कह सकते हैं कि नहीं दिख रही है। कमोबेश जो दिल्ली की तस्वीर थी, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही थी, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। और आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो लाइन में खड़ा नहीं है। यानी भीड़ भाड़ जो है, जो रेट जो है वो 22% तकरीबन बढ़ा है। 22 से 25% जो रेट है वो बढ़ा है। रेवेन्यू के कॉस्ट को देखते हुए जो है वो सरकार ने निर्णय लिया था कि हम बढ़ाएं। लेकिन भीड़ भाड़ जो बात कही गई थी कि झारखंड में अचानक 2 महीने के बाद शराब दुकान खुलेगी तो हो सकता है भीड़ हो, ऑनलाइन
सिस्टम टोकन के लिए दिया गया था और होम डिलीवरी के सिस्टम जोमेटो और स्विगी से भी इसकी एक बात की गई थी, लेकिन भीड़ भाड़ कहीं कुछ नहीं है। और इनसे भी जानते हैं, देखिए क्या है सुबह से। भैया क्या सुबह से लोग आ रहे हैं, आप यहीं पर हैं? सुबह थोड़ी भीड़ थी, लेकिन अभी जो है बिल्कुल नहीं के बराबर है। और जिस हिसाब से आदमी सोचा था कि जो है भीड़ होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन दुकान खोलने से कोई समझ में नहीं आ रहा है कि जो है मार्केट में पैसा है ही नहीं कि लोग आ पाएंगे और ले पाएंगे, और रेट भी बढ़ गया है, इसलिए जो है लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि जो है इस काउंटर पे आ पाए। तकरीबन कितना रेट बढ़ा है, अगर एक अमूमन बात करें तो कितना रेट बढ़ा है, और इसका असर लोगों की जेब पर क्या पड़ा? राजस्व के दृष्टिकोण से इसके दाम जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन लोगों का रुझान क्या दिख रहा है? लोगों का रुझान ऐसे तो परसेंटेज जो है 20 से 25% के बीच में रेट बढ़ा है, लेकिन मार्केट में पैसा है ही नहीं, तो लोग आएंगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? आज पहला दिन है, तकरीबन 7 से 8 घंटे हो गए दुकान खुले हुए। कितने कस्टमर्स लगभग आए होंगे, आपको क्या लगता है? मुश्किलम 50-60 आदमी आए हैं सुबह से, और अभी तो नहीं के बराबर आप सामने देख ही रहे नज़ारा कि जो है अभी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। यहाँ पे दिल्ली या मुंबई नहीं है कि जो यहाँ पे जो है लंबी कतार लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है नहीं कि जो है लोग यहाँ पे जो है पैसा मार्केट में आ पाएगा या कुछ हो पाएगा। और यहाँ पे परिवहन भी जो है बिल्कुल बंद है, ट्रेन हो या बसें हों, तो लोग अपने अपने जो है गांव घर में सब पैक बंद हैं और लोग शहर नहीं आना चाह रहे हैं। एक चीज़, जो लोग लेने आ रहे हैं उनके चेहरे पर क्या खुशी नज़र आ रही है कि इतने दिन बाद शराब की दुकान खुली है? उन्हें आसानी से चेहरे पे खुशी नहीं है। लोग जो है सब लोग मायूस है, किसी के पैसा है ही नहीं। लोग अपना जो है कारोबार के बीच में फंसे हुए कि हम क्या करें कि मेरे पास पैसा आ पाए, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल, लॉकडाउन की जो 2 महीने के लॉकडाउन था उसके कारण जो कह सकते हैं कि मार्केट की जो क्राइसिस है, लोगों के पास पैसे की क्राइसिस, साफ तौर पे ये व्यवहारिक सी बात है। और इसी कारण ये बात जो है वो पलामू में असर उसका देखा जा रहा शराब दुकान पर भी। 2 महीने के बाद खुलने के बाद भी जो भीड़ है वो नदारद है। भीड़ कहीं भी नहीं किसी भी शराब दुकान पर देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ पर 500 कस्टमर्स की उम्मीद थी, वहाँ पर 50 कस्टमर भी नहीं आए हैं। तो एक बड़ा असर जो है वो शराब के मार्केट पर भी पड़ा है। श्रवण सोनी, कशिश न्यूज, पलामू। राज्य के हिंदपीढ़ी के लोग पुलिस वालों को लगातार निशाना बना रहे हैं, जो पुलिस दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर लोगों की सेवा कर रही है, जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है, भूखे को खाना खिला रही है, लेकिन हिंदपीढ़ी के लिए इस एहसान के बदले पत्थर बरसा रही हैं। हिंदपीढ़ी के पत्थरबाजों ने कोतवाली डीएसपी अजीत विमल को घायल कर दिया। कचहरी चौक के पास 3 कमरों के सरकारी फ्लैट में अजीत अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन कोरोना के खौफ में उनके घर के 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से में वो, जबकि दूसरे हिस्से में उनकी पत्नी और दोनों बच्चे रहते हैं। दूर से ही वो अपने बच्चों को देखते हैं। 50 दिन से ज्यादा हो गए अपने बच्चों को गले लगाए हुए। ड्यूटी पर वापस लौटने की बात अजीत कहते हैं कि अंदरूनी चोटें काफी आई है। बाएं हाथ की कोहनी सूज गई है, हालांकि हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन शरीर में काफी दर्द है। ठीक होने के बाद फिर से ड्यूटी पर लगूंगा। नासिक, तेलंगाना सहित तो कई क्षेत्रों में मजदूरों को लेकर आए बस चालक ने लोहरदगा के पावरगंज चौक में सभी को उतार दिया। मजदूरों ने अपनी पीड़ा वहां पर खड़े पुलिस के जवानों से साझा करते हुए बताया कि यहां तक पहुंचने में उन्हें 4000 रुपए खर्च हो गए। अब उन्हें यहां से गांव जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे। अब उनकी परेशानी सुनने वाला भी कोई नहीं है। मधुपुर से डायरेक्ट गुमला है, गुमला से डायरेक्ट लोहरदगा। पैदल आए हम लोग जगरगुंडा छत्तीसगढ़। वहाँ से आने के बाद यहाँ से छत्तीसगढ़, झारखंड से छत्तीसगढ़ गई बस। वहाँ से हम लोग को गुमला तक छोड़ी। गुमला वाले फिर बोले हम लोग को कि आप लोग अपना अपना जिला पर जाइए, भेज देते हैं। काम हॉस्पिटल भेजने का है, मेरा काम हॉस्पिटल भेजने का है। यहाँ जो भी बाहर से आ रहे हैं। चार्ल्स चंदन क्यारे मुख्य पथ पे मामर कुदर में असंतुलित होकर ब्रिज से नदी में गिर गया। ट्रक, कोयले से भरा ट्रक मामर कुदर ब्रिज में असंतुलित होकर नदी में गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार गिरते ही ट्रक में आग लग गई और ड्राइवर को गंभीर चोट लगने के कारण वह ट्रक के अंदर फंसा हुआ था। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद के द्वारा भारी प्रयास करने के बाद शीशा तथा गेट तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। 108 एम्बुलेंस को तुरंत जानकारी देकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
वहीं ट्रक मालिक को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। हजारीबाग में मिले सभी 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुंबई से कुछ दिन पहले ही लौटे थे। हजारीबाग पहुंचते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया था। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल खंगाले जा रहे हैं। देखिए 6 पॉजिटिव आया है, वो सभी के सभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है। राज्य सरकार ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, स्पेशली प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ सर ने, उसी को हम अनुपालन कर रहे हैं और उसका फल है कि जिले के अंदर कोरोना नहीं घुस पा रहा है। जहाँ भी जो लोग, जो बेचारे व्यक्ति बीमार हैं, वो पकड़ लिए जा रहे हैं और हमारे क्वारंटाइन सेंटर में मिल रहे हैं। पिछले 20 से 22 केसेस जो हमारे पास आए हैं, वो सभी केसेस हम लोगों ने अपने क्वारंटाइन सेंटर में ही पकड़े। 14 लाख फाइन जो है लॉकडाउन के समय में हम लोगों के माध्यम से वसूला गया है। हम बार बार जनता से यही अपील कर रहे हैं कि हम लोगों को कहीं किसी को परेशान करना हम लोगों को नियत नहीं है। सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, यही हम लोगों का संदेश है। अगर बाहर जा रहे हैं तो जरूरी काम हो तो उसी समय। बंगाल में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को बंगाल पुलिस झारखंड के सीमा पर उतार दे रही है और वहां से मजदूर पैदल ही घर जाने को विवश है। ऐसा ही मजदूरों का जत्था इन दिनों बंगाल बॉर्डर से सटे विभिन्न मार्गों पर देखे जा रहे हैं। अगले सुबह नाला प्रखंड के महेश मुंडा घाट, मेहजाम के कानगोई बॉर्डर से सटे इलाकों में मजदूरों को सपरिवार पैदल जाते देखा जा रहा। कई मजदूर ने बताया कि बंगाल पुलिस गाड़ी से बॉर्डर पर तो आपको बता दें कि उसके बाद वे लोग पैदल घर जाने को विवश है। कुछ मजदूर बिहार के भागलपुर, जमुई तथा सहरसा जा रहे हैं, जबकि कुछ मजदूर देवघर, दुमका तथा पाकुड़ जा रहे हैं। जत्थे में पुरुष के अलावा महिलाएं तथा छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोई चप्पल पहने हुए है तो कोई खाली पैर चलने को विवश है। रास्ते में लोगों द्वारा इन लोगों को बिस्किट तथा अन्य सामान सहायता के रूप में दी जा रही है। तो पैदल आने को विवश है ये प्रवासी मजदूर। आपको बता दें कि जामताड़ा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से मजदूर है वो बैठे हुए हैं। तो राज्य से खबर, कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए। उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए ITI की स्वीकृति दी गई है। कोच प्रोजेक्ट के तहत 23 पदों को अवधि विस्तार किए गए हैं। तो राज्य से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। तो उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए ITI की स्वीकृति मिली है। ई कोच प्रोजेक्ट के तहत 23 पदों को अवधि विस्तार दिए गए हैं। तो खबर रांची से आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए ITI की स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि एक कोट प्रोजेक्ट के तहत 23 पदों को अवधि विस्तार दिए गए हैं। तो राज्य से इस वक्त बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित हुए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में 15 प्रस्ताव पारित किए गए। उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के लिए ITI की स्वीकृति दी गई है। एक कोट प्रोजेक्ट के तहत 23 पदों को अवधि विस्तार दिए गए हैं। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि कोच प्रोजेक्ट के तहत 23 पदों की अवधि विस्तार की गई है। तो रांची से कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी नीलय जुड़ चुके फोन लाइन पे। नीलय जी, कैबिनेट की बैठक में कुल कितना प्रस्ताव पारित किए गए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और कुल 15 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली है। हालांकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज प्रस्ताव नहीं थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि लॉकडाउन की अवधि में ये पहली कैबिनेट हुई थी और इस पर जो महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, 100 करोड़ रुपए जो है वो झारखंड आकस्मिकता निधि से लेने की स्वीकृति मिली है, ताकि वो कोविड से संबंधित जो भी खर्च है, जो भी आपदा से निपटने की रोकथाम के लिए जो भी खर्च होंगे, उसके लिए 100 करोड़ रुपए की अनुमति मिली है, स्वीकृति मिली है। इससे पहले 30 करोड़ थे, जो कि काफी कम माना जा रहा था, और उसके बाद 100 करोड़ की स्वीकृति हुई है। इसके अलावा 6 जिलों में ITI खोलने की बात हुई है
और इसमें जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उग्रवाद प्रभावित इलाके हैं, उनके युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6 जिलों में ITI खोलने की स्वीकृति मिली है, जिसमें कि रांची, रामगढ़, खूंटी, गिरिडीह, दुमका संबंधित है। और इसके लिए 34 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा बहुत सारे घटनोत्तर स्वीकृति मिली है कैबिनेट की ओर से, जिसमें कि बजट पर घटनोत्तर स्वीकृति मिली है, आर्थिक सर्वेक्षण पर घटनोत्तर स्वीकृति मिली है, और कुछ अहम फैसले जो हैं वो कि कुछ विभागीय फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल मीनाजी, चले तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो फिलहाल खबरों में तय। आप देखते रहिए कशिश न्यूज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।